हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्सटाइल के क्वेश्चन। इससे पहले हमने पूरे के पूरे न्यूट्रिशन साइंस को कवर अप किया है। अभी तक अगर आपने न्यूट्रिशन साइंस की क्लास नहीं देखी है, हम थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं, तो एक बार जाकर ज़रूर क्लास लीजिएगा। वहाँ पर आपको काफ़ी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, काफ़ी ऐसे बिंदु मिलेंगे जो कि नए थे, जिसे हमने अपनी थ्योरी की क्लासेस में डिस्कस नहीं किया था। और सेम वैसे ही हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल को। तो टेक्सटाइल की एक आपकी इंट्रो की क्लास हुई है, जिसमें हमने ये देखा है कि हम क्या-क्या पढ़ेंगे और साथ ही साथ हमने थोड़ा-सा रेशो के वर्गीकरण के बारे में भी चर्चा किया था, जहाँ से साधारण से क्वेश्चन बन जाते हैं और कई क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज आपकी 5वीं प्रैक्टिस सेट है और हमने आपको कल ही बताया था कि आज यानी कि 5वें प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करने वाले हैं सिल्क के टॉपिक को। उम्मीद है आपने थ्योरी की क्लास ज़रूर देखी होगी। सिल्क की शायद 2 पार्ट में हमने उसको कवर अप किया था। तो आज हम क्वेश्चन के माध्यम से ही देखने वाले हैं कि सिल्क क्या है, कैसे उत्पादित होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जन्मदाता देश कौन-सा है, देवी कौन-सी हैं, ये कैसा वस्त्र है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और कल के टॉपिक को आज मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि कल हम डिस्कस करने वाले हैं वूल के चैप्टर को, ठीक? तो आप कल की क्लास जब लेंगे तो उससे पहले आप थ्योरी की क्लास में वूल का चैप्टर पढ़कर ज़रूर आइएगा, ठीक? चलिए, अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हैं, कोई बुक होगी तो कम से कम उसको ही पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, बट जब हम पढ़ रहे हैं सिल्क के बारे में तो जानना ज़रूरी है। क्या? रेशम का जन्मदाता माना जाता है, यानी कि जो सिल्क है, सिल्क का जन्मदाता देश कौन-सा है? अमेरिका है, भारत है, अमेरिका है, श्रीलंका है या फिर चीन है? तो अभी इससे पहले आपने क्या डिस्कस किया था? अभी 2 दिन पहले हमने कपास के बारे में डिस्कस किया था। कपास का जब टॉपिक हमने पढ़ा था तो वहाँ पर बताया था कि कपास का जन्मदाता देश कौन-सा है? अपना प्यारा भारत। लेकिन जब हम रेशम की बात करेंगे तो रेशम का जन्मदाता कौन है? रेशम का जन्मदाता चीन है। आपको पता है कि चीन कभी भी अपनी जानकारी को देता नहीं है किसी को। ये चीज़ों को छुपा कर रखने की कोशिश करता है। तो जन्मदाता कौन है? जन्मदाता आपका चीन है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वैसे आपको पता होगा कि जो चीन की देवी हैं, वो मतलब चीन की महारानी जो थी उनके साथ हुआ था टी कांड। उसी टी कांड में ही, टी कांड का मतलब वो अपने बगीचे में चाय पी रही थी, उनके चाय में एक कोकून गिर गया, तो उन्होंने देखा एक बहुत ही प्यारा-सा उसमें से रेशा मिला, तो मतलब उन्हीं ने ही बताया, तो वहीं से जो है ये सिल्क का उत्पादन होने लगा, ठीक? पूछा जा रहा है आपसे, सभी वस्त्र की रानी कहा जाता है। देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है, कभी-कभी पूछा जाता है वस्त्रों का राजा और कभी-कभी पूछा जाता है वस्त्रों की रानी। हालाँकि कई बार ये देखा गया है कि वस्त्रों का राजा जो है वो कपास को माना जाता है, बट ध्यान रखिएगा, एक बार कहीं का क्वेश्चन है उसमें आपका कपास का राजा भी रेशम को ही माना गया है। तो ध्यान रखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आएँ और दोनों ऑप्शन यानी कि रेशम और कपास दोनों आपके सामने होगा, तो आप क्या देखेंगे? तो आप रेशम को ही टिक करेंगे, अब चाहे राजा पूछा जाए या फिर रानी पूछा जाए, ठीक? क्योंकि ये हमें नहीं पता है कि कौन-सा ऑप्शन वो सही मानेंगे। तो अक्सर यही देखा गया है कि जो कपास का जन्मदाता वस्त्रों की रानी या वस्त्रों का राजा माना जाता है, वो रेशम को। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों ऑप्शन अलग-अलग एग्ज़ामों में सही माने गए हैं। फिर भी हमें क्या लगाना है? हमें रेशम को ही लगाना है। अगर रेशम नहीं है, फिर तो हम कपास पर जाएँगे ही जाएँगे। तो वस्त्रों की रानी पूछा जाए या वस्त्रों का राजा पूछा जाए, राजा और रानी सब कौन है? यही आपका रेशम ही है, ठीक?
बाकी कपास को आप जानते ही हैं कि कपास को हम सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। अभी सुवर्ण रेशा मैंने बोला, ये जूट को बोला जाता है, ठीक? लिनन क्या है? लिनन आपका क्या है? ये आपका वैभव का प्रतीक है, राजसी का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। नायलॉन, नायलॉन के बारे में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आगे, जो कि 20वीं शताब्दी का चमत्कार है। धो और पहनो रेशा है, जीवन सुगम्य रेशा है, जादुई रेशा है, ठीक? इसके बारे में कई बातें आप सुनते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रेशम उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त होता है किसको? भारत को, पाकिस्तान को, जापान को, चीन को। तो भले ही जन्मदाता चीन क्यों ना हो, रेशम का जन्मदाता भले ही चीन क्यों ना हो, लेकिन जब इसके उत्पादन की बात आती है, उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो जापान का है। और आपको पता होगा कि जब हम पुष्प सज्जा यानी कि जब हम होम मैनेजमेंट में पुष्प सज्जा की बात करते हैं, तो प्रारंभ किसने किया था? वो चीन के द्वारा किया गया था। लेकिन चीन की आदत है, वो अपनी चीज़ों का प्रचार-प्रसार नहीं करता है, वो अपनी चीज़ों को छुपा कर यानी कि उसके पास जो भी जानकारी है, जो भी ज्ञान है, उसको छुपा कर रखने की कोशिश करता है। तो जब हम पुष्प सज्जा की बात करते हैं, तो पुष्प सज्जा का भी प्रचार-प्रसार करने का कार्य किसने किया था? जापान ने किया था। और जब बात आती है रेशम के उत्पादन के पहले स्थान पर, तो वो आपका जापान ही है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रेशम की देवी कहा जाता है इंदिरा गांधी को, सरोजिनी नायडू को, विक्टोरिया को या फिर सी लिंगची। अब आपको पता है कि जन्मदाता कौन है? आपका चीन है। तो जो रेशम की देवी हैं, वो कौन है? सी लिंगची हैं। क्या नाम है इनका? सी लिंगची। नाम ध्यान रखिएगा। वैसे आपको पता ही होगा क्योंकि हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये तो आप में से किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी का गलत हुआ है, तो ईमानदारी से अपना हाथ उठा देना। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं किस अवस्था में? आपको पता होगा कि जो ये रेशम हमें प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े की 4 अवस्थाएं होती हैं। अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा। आपको बताना है कि जो हम ये रेशम प्राप्त करते हैं, जो रेशम का कीड़ा है, उस कीड़े से जो हम रेशम प्राप्त करते हैं, वो किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? क्या अंडे की अवस्था में प्राप्त करते हैं, प्यूपा की अवस्था में प्राप्त करते हैं, कीड़े की अवस्था में प्राप्त करते हैं या फिर लार्वा की अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो ये जो आपके रेशम के कीड़े होते हैं, इनसे जब हम रेशे प्राप्त करते हैं, तो वो आपका प्यूपा की अवस्था में प्राप्त करते हैं। इनका क्रम भी आपसे पूछा जाता है, हालाँकि वो क्वेश्चन मैंने आगे रखा है। इनका क्रम पूछा जाता है कि अंडे से लेकर कीड़े बनने तक की अवस्था का क्रम बताइए। और ये आपसे ही पूछा जाता है, यहाँ पर हम नेट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो ये पूछा जाना एक ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर ये क्रम में ही पूछा जाएगा। बट आपसे भी ये पूछा गया है कि रेशम के कीड़े को अंडे से लेकर कीड़े बनने तक की प्रक्रिया को क्रम से लगाइए। तो आप क्या बताएँगे? अंडा, लार्वा, प्यूपा, देन कीड़ा। इसे जब प्यूपा की अवस्था में आता है, तब हम इस यहाँ से रेशम को प्राप्त करते हैं। अदरवाइज़ जब ये कीड़ा बन जाएगा, तो कीड़ा बनने पर इसके जो धागे हैं ना, जैसे ये आपका क्या होता है, ये आपका कोकून हो गया, ठीक? इसके पास ऐसे ही छिद्र हो गया मुँह के पास, तो इसके मुँह के पास जो 2 छिद्र होता है, उसमें से एक लसलसा पदार्थ निकलता है। जब ये अपने सर को झचकोड़ता है, मतलब हिलाता है, तो वो जो लसलसा पदार्थ निकलता है उसके पूरे शरीर पर ऐसे-ऐसे लपेट लेता है। तो जब ये प्यूपा की अवस्था में आता है, तब हम इसको आपने प्रोसेस देखा है कैसे हम ले जाकर इसको पानी में उबलते हुए पानी में ये प्यूपा को मार देते हैं और रेशम प्राप्त करते हैं। अगर आप प्यूपा की अवस्था में नहीं मारेंगे, तो ये जो कीड़े हैं, ये कीड़े रेशों को तोड़कर बाहर निकल जाएँगे। तो जो आपको रेशा प्राप्त होगा, वो छोटा होगा, उलझा हुआ होगा।
उतना अच्छा रेशा आपको प्राप्त नहीं होगा। तो जो एक उत्तम कोटि का रेशा आपको प्राप्त होता है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्यूपा से। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ हम कीड़े की अवस्था में भी ले जाते हैं। सारे प्यूपा को या सारे कोकून को तो हम मारते नहीं हैं। अगर सारे कोकून को मारते नहीं हैं, तो जो आपको कीड़े मिलते हैं, उन कीड़ों से जो रेशे निकलते हैं, वो आपके छोटे रेशे होते हैं, टूटे रेशे होते हैं। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रेशम के रेशे कीड़े के मुख ग्रंथियों के 2 छिद्रों से निकलने वाले स्राव से बनते हैं। यह स्राव होता है किसका? अभी-अभी हमने बताया ना कि ऐसे आपको कीड़ा बना के दिखाया, उसके मुँह के पास 2 छिद्र बना दिए। उसी छिद्र की बात की जा रही है कि इसके मुख ग्रंथियों के पास जो 2 छिद्र होते हैं, उनमें से किसका स्राव होता है? क्या सेलुलोज और मोम का स्राव होता है? क्या पैक्टिन और गुलेटिनिन का स्राव होता है? सेरिसिन और फाइब्रिन का स्राव होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है ना कि रेशम के जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके प्राणिज जगत के रेशे होते हैं। साथ ही साथ हम उन्हें प्रोटीन जगत के रेशे कहते हैं। इसमें कौन-सा प्रोटीन पाया जाता है? तो फाइब्रिन प्रोटीन और सेरेसिन गोंद पाया जाता है। यही दोनों उसके लार ग्रंथियों से निकलते हैं या उसके मुख ग्रंथियों के जो दोनों छिद्र हैं, वहाँ से यही दोनों चीज़ निकलते हैं और ये जो है उसके शरीर पर लपेटते हैं, ठीक? तो किसका स्राव होता है? तो उन दोनों छिद्रों से या ग्रंथियों के दोनों छिद्रों से सेरेसिन और फाइब्रिन का स्राव होता है, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका है टसर। टसर रेशम का उत्पादन होता है कहाँ पर? कश्मीर में होता है, माउंट आबू में होता है, लद्दाख में होता है या फिर बंगाल और बिहार में होता है। कहाँ पर? बंगाल और बिहार में होता है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हमने रेशम के बारे में पढ़ा था, तो रेशम आपके 3 प्रकार के देखे थे हमने, ठीक? उसी में आपने टसर रेशम पढ़ा था, मूंगा रेशम पढ़ा था, एरी रेशम पढ़ा था। तो जो ये टसर रेशम होता है, इसका उत्पादन आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका उत्पादन आपके भारत के बंगाल और बिहार राज्यों में अधिक देखने को मिलता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है रेशम के रेशों को सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है। जब आप रेशम के रेशों को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? क्या ये सीढ़ी जैसा दिखाई देता है? क्या ये आपको घुमावदार ऐंठन युक्त रेशे दिखाई देते हैं? चिकनी, कोमल एवं 2 अलग-अलग रेशों से बना हुआ सीधा छड़ युक्त दिखाई देता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जब हम रेशम के रेशे की सूक्ष्मदर्शी संरचना की बात करते हैं, तो ये आपको चिकना, कोमल एवं 2 अलग-अलग रेशों से बना हुआ सीधा छड़ युक्त दिखाई देता है, ठीक? या हम एक प्रकार से इसको इसकी विशेषताओं में भी शामिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रेशमी रेशों पर रंग पक्का चढ़ते हैं। यह रंग इनके प्रभाव एवं प्रकृति के अनुसार होते हैं। कैसे? क्या वेट रंग होते हैं? क्या क्षारीय रंग होते हैं? अम्लीय रंग होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम रेशम के रेशों की बात करते हैं, तो जो इस पे रंग लगाए जाते हैं, वो इसके प्रभाव और प्रकृति के अनुरूप होते हैं। कैसे? अम्लीय रंग होते हैं। कौन से रंग होते हैं? तो ये आपके अम्लीय रंग होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सभी प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक लंबा रेशा है। जब हम प्राकृतिक जगत के रेशों की बात करेंगे, तो उसमें सबसे अधिक लंबा रेशा कौन-सा होगा? ऊन का, कपास का, लिनन का, रेशम का। आपको पता है ना कि जब हमने पहली क्लास ली थी, वहाँ पर आपको बताया था कि प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे हैं, हम सबको स्टेपल होते हैं, सबको स्टेपल कहते हैं, वो स्टेपल होते हैं, यानी कि छोटे रेशे होते हैं। सिवाय किसके? सिवाय रेशम के।
रेशम ही आपका प्राकृतिक जगत में एक ऐसा रेशा है जिसका मेजरमेंट हम फिलामेंट में करते हैं और ये प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है। बाकी जितने भी रेशे हैं वो सारे के सारे आपके स्टेपल हैं। अच्छा, यहाँ पर प्राकृतिक पूछा गया। अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा-सा हेर-फेर किया जाए और पूछा जाए कि वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा क्या है? तो आप रेशम मत बताइएगा क्योंकि ये प्रोटीन जगत का रेशा है। जब हम वानस्पतिक जगत के रेशे की बात करेंगे, तो उसमें आपका लिनन आएगा, ठीक? लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ हमसे प्राकृतिक जगत के रेशे के बारे में पूछा गया है, जो कि आपका रेशम है, ठीक? मेजरमेंट किस में होगा? फिलामेंट में होगा। ध्यान रखिएगा, अपवाद है, बाकी जितने भी आपके प्राकृतिक जगत के रेशे हैं, सबका मेजरमेंट हम स्टेपल यानी कि सबका मेजरमेंट हम सेंटीमीटर में करते हैं या इंच में करते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। कटा हुआ रेशम से वस्त्र बनता है। जो आपका एक कटा हुआ रेशम होता है, लपेटा हुआ रेशम होता है, तो जब हम बात करेंगे कटे हुए रेशम की, तो उससे कैसा वस्त्र बनेगा? उत्कृष्ट कोटि का बनेगा, मध्यम कोटि का बनेगा, निम्न कोटि का बनेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब कटा हुआ रेशम है, तो उससे जो आपको रेशा प्राप्त होगा, उससे जो वस्त्र बनेगा वो निम्न कोटि का बनेगा। जबकि जब हम लपेटे हुए रेशम की बात करेंगे, तो लपेटे हुए रेशम से आपको कैसा वस्त्र प्राप्त होगा? उच्च कोटि का, उत्कृष्ट कोटि का वस्त्र प्राप्त होगा। अच्छा, एक कमेंट कल हमने देखा था, उसमें किसी आप में से एक लोग थे, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मैम 4 ऑप्शन बताइए। एक्चुअली मुझे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि आपने पूछा क्या था? अगर आपने ये बोला था कि चारों ऑप्शन आपको बताना है, तो ऐसा होता नहीं है कि मैं आपको कोई ऑप्शन छोड़ देती हूँ। हालाँकि मैं बताती आपको सारे ऑप्शन हूँ। अगर कोई क्वेश्चन मैंने उससे रिलेटेड रखा है, तो मैं उसे ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर नहीं बताती हूँ। बट अगर आप कुछ और कहना चाह रहे थे, तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। बट आपके पूछने के तरीके से मुझे यही समझ में आया कि आप ये बोल रहे थे कि चारों ऑप्शन बताया करिए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको चारों ऑप्शन बता दूँ। तभी इतना अपना टाइम चला जाता है। अदरवाइज़ सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर करना हो तो हम 40-50 मिनट में करीब-करीब 60 से 70 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होते हैं, बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, हर तरह के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको चारों ऑप्शन क्लियर करवा दूँ। या कभी-कभी मैं ऐसे ही ऊट-पटांग ऑप्शन रख देती हूँ, तो जिसका कोई लेना-देना ही नहीं होता है या कोई सेंस नहीं बनता है, कभी-कभी ऐसे ऑप्शन मैं डाल देती हूँ। तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और आपने एक बात और कही थी कि समय नहीं मिल पाता है पढ़ने को। भाई, अभी समय नहीं मिल पा रहा है तो कब मिलेगा आपको? यही तो समय है पढ़ने का। एग्ज़ाम है 2 महीने बाद, आप बोल रहे हैं कि आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत गलत बात है। यही समय है आपके पढ़ने का, रिवीज़न करने का। अदरवाइज़ आपने पहले कितना भी पढ़ रखा है, अभी रिवीज़न नहीं हो पा रहा है, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। ठीक है ना? आप बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आपने ये बोला था कि चारों ऑप्शन आपको बताया जाए, तो मैं चारों ऑप्शन बताती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वो चारों ऑप्शन आपको बताए जाएँ। बट अगर आप कुछ और कहना चाह रहे थे, तो एक बार प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या क्वेश्चन किया था। बट मुझे यही समझ में आया। ठीक? चलिए, बाकी यहाँ पर मध्यम कोटि, उच्च कोटि, उत्कृष्ट कोटि ऐसा कुछ बताने जैसा है नहीं। आपको पता है कि जब कत्ते रेशम की बात करेंगे, तो वहाँ उससे जो आपको रेशा प्राप्त होगा या वस्त्र जो बनाए जाएँगे, वो निम्न कोटि के होंगे। लेकिन जब लपेटे हुए रेशम से बनेगा, तो वो आपका उत्कृष्ट कोटि का होगा। और मध्यम कोटि जैसा हम पढ़ते नहीं हैं कि मध्यम कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक? चलिए, ऐसा कोई हमने रेशम पढ़ा नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। मूंगा रेशम का रंग होता है, कैसा होता है? सुनहरा पीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है या फिर पीला होता है? तो जब हम अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आपके मूंगा रेशम है, टसर रेशम है, एरी रेशम है, ये कैसे रेशम है? स्वनिर्मित रेशम है या उत्पादित रेशम है? हमने रेशम के प्रकार पढ़े हैं ना?
आपने क्लास अगर देखी होगी तो ज़रूर पढ़ा होगा। हमने 2 प्रकार के रेशम पढ़े हैं, एक आपका स्वनिर्मित रेशम होता है और एक आपका उत्पादित रेशम होता है। जो आपका स्वनिर्मित रेशम होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना हमारा उत्पादित होता है, ठीक? कैसे? जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो जंगलों में भटक रहा है, तो उस उसकी जो पर्सनैलिटी होगी और जो एक व्यक्ति है घर में पल रहा है, उसको हर एक चीज़ खाने-पीने का उसके ख़्याल रखा जा रहा है, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो बस सेम चीज़ इसके साथ भी यही होता है। तो जब हम बात करते हैं मूंगा रेशम की, तो आप बताएँगे कि ये मूंगा रेशम जो है, ये उत्पादित है या फिर स्वनिर्मित है? हम बात कर लेते हैं मूंगा रेशम के रंग की, तो ये सुनहरा पीला रंग का होता है, ठीक? अब यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन को समझाने का क्या मतलब है? हमने कलर पूछा था, तो कलर यहाँ पर हमारा हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अरंडी रेशम या जिसे हम एरी कहते हैं, एरी के पेड़ों पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त रेशम को कहा जाता है क्या? क्या उसे हम टसर रेशम कहते हैं, एरी रेशम कहते हैं, मूंगा रेशम कहते हैं या फिर जंगली रेशम कहते हैं? तो अरंडी के पेड़ पर पलने वाले जो कीड़े होते हैं, उनसे प्राप्त जो रेशम होता है, उस रेशम को हम एरी रेशम के नाम से जानते हैं। आपने पहले नोट डाउन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, यहाँ फिर से पीछे चलते हैं और आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने ये देखा कि जो आपका एरी रेशम है, ये आपका अरंडी के पेड़ों पर पलता है। वैसे आप हमें ये बताएंगे कि ये जो टसर और मूंगा रेशम है, ये किसके पेड़ों पर पलता है और कौन सी पत्तियों को खाता है? ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और अगर आपको सिल्क के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो, ऐसा हो कि आपको क्वेश्चन ना आ रहे हों, तो एक बार आप टेक्सटाइल का फ़ोल्डर खोलिएगा और वहाँ पर सिल्क के टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक? आई थिंक 45 टू 50 मिनट का क्लास होगा, 2 क्लास में होगा, तो एक बार उसे ज़रूर देखिएगा, स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तब भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। हम बढ़ते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पर। कहा जा रहा है कि राजसी वस्त्र है, कौन-सा? सूती है, लिनन है, संश्लेषित वस्त्र है या फिर रेशमी वस्त्र है? तो जो हमारा राजसी वस्त्र है, वो आपका क्या है? वो आपका रेशमी वस्त्र है। रेशमी वस्त्र को हम राजसी वस्त्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अनुमान कीजिए कि 1 मीटर रेशमी वस्त्र बनाने हेतु कितने कोकून चाहिए? जब आप 1 मीटर रेशमी वस्त्र बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको कितने कोकून की आवश्यकता होगी? 3000 कोकून, 30 से 50 कोकून, 10,000 कोकून या फिर 5000 कोकून? तो जब हम 1 मीटर रेशमी वस्त्र की बात करते हैं, तो 1 मीटर रेशमी वस्त्र बनाने के लिए आपको कितने कोकून की आवश्यकता होती है? 3000 कोकून। जब आप 3000 कोकून मारते हैं, तब आपको जाकर कहीं 1 मीटर रेशमी वस्त्र प्राप्त होता है। अच्छा, इसी से एक चीज़ और याद आया। इसी टेक्सटाइल में आगे हम डिस्कस करेंगे, बट आप हमें ये बताइए कि जब हम बात करते हैं कलर की, जब हम बात करते हैं प्राकृतिक कलर की, प्राकृतिक में भी जब हम प्राणीज की बात करते हैं, तो जो हम कीड़ों से रंग प्राप्त करते हैं, तो हमें कितने 5 ग्राम रंग प्राप्त करने के लिए लगभग कितने कीड़ों को मारने की आवश्यकता होती है? ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये टॉपिक है आपके रंग का। जब हम रंग का टॉपिक डिस्कस करते हैं, अरे ये कलर वाले टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम अपने वस्त्रों को रंगने की बात करते हैं, उस टॉपिक की बात कर रहे हैं। इसमें भी तो आप नील वगैरह पढ़ते हैं, प्राकृतिक रंग, कृत्रिम रंग, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो वहाँ पर बाकी एक तो आपने कलर का टॉपिक होम मैनेजमेंट में पढ़ा है, वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसी टेक्सटाइल में जब हम नील वगैरह का चैप्टर डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर हमने देखा है, या जब हम कलर यहाँ पर डाई प्रिंटिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। एक बार चेक करिएगा और बताइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रेशम तंतु की लंबाई है कितना? सर्वाधिक, सबसे कम, अनिश्चित, कुछ कह नहीं सकते।
तो अभी तक हमने कितनी बार डिस्कस किया कि जो रेशम के तंतुओं की लंबाई है वो सबसे अधिक होती है। प्राकृतिक जगत में सबसे लंबा रेशा कौन सा है? आपका रेशम है, जिसका मेजरमेंट हम फिलामेंट में करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शहतूत के कीड़े की प्रजाति का नाम है क्या? बॉम्बेक्स कोटी है, एंथरा पर्णी है, सीरेशिन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब आप शहतूत के कीड़े की प्रजाति का नाम खोजते हैं तो आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा बॉम्बेक्स मोरी, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा बॉम्बेक्स कोटी लिखा है। ठीक। तो है क्या? तो शहतूत के कीड़े की प्रजाति का नाम जो है वो है आपका एंथरा पर्णी। ये सिरेशिन तो आपका गोंद है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रेशम का कीड़ा पलता है किस पर? शहतूत की पत्ती पर, नीम की पत्ती पर, घरों में हम पालते हैं, या फिर प्रयोगशाला में पालते हैं। तो जो रेशम का कीड़ा है वो शहतूत की पत्तियों पर पलता है, शहतूत की पत्तियों को खाता है, खाकर वो मोटा होता है, गोंद निकलता है, उसके शरीर पर लपेटता है, हम उसको उबालते हैं, उबालने के बाद यानी कि वो मर जाता है और हम उससे रेशम प्राप्त करते हैं। ठीक। तो वो किसकी पत्तियों को खाता है? वो शहतूत की पत्तियों को खाता है। जरा आप हमें बताएंगे कि ओक की पत्तियों को कौन खाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का उचित क्रम बताइए। यही बात हमने अभी आपको आगे बताई थी। अंडे से लेकर कीड़ा बनने तक। अब इतना आपको इसमें से दो ऑप्शन आप बड़े आराम से हटा सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने पूछा है अंडे से लेकर कीड़े तक, यानी कि आगे आपका अंडा होगा और पीछे आपका होगा कीड़ा। अब इसी बचे आपके जो बीच के दो हैं, इसी में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो जब हम बात करते हैं अंडे से कीड़े की अवस्था, तो सबसे पहले अंडा आएगा, अंडा के बाद लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद प्यूपा बनेगा, प्यूपा के बाद कीड़ा बनेगा। और इसी प्यूपा की ही अवस्था में हम क्या करते हैं? प्यूपा की ही अवस्था में इसको कीड़े को मार देते हैं, यानी कि कीड़ा नहीं बनने पाता है उससे पहले हम मार देते हैं। तो जब हम इसे प्यूपा की अवस्था में मारते हैं तो जो इससे हमें रेशम प्राप्त होता है वो आपका अच्छा रेशम होता है। इससे उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कीड़े को किस अवस्था में मारकर तंतु प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया अपनाई जाती है? कोकून, प्यूपा, लार्वा, अंडा। तो जब हम कीड़े को मारने की बात करते हैं तो कीड़े को किस अवस्था में मारते हैं? हालांकि अभी आप बोलेंगे कि अभी हमने प्यूपा देखा था। प्यूपा मतलब आपने प्यूपा जो होता है यही प्यूपा आपका कोकून बनता है। हालांकि हम कोकून को ही प्यूपा कह देते हैं। ठीक। तो जब हम कीड़े को मारते हैं, कीड़े को हम किस अवस्था में मारते हैं? कीड़े को मारने की जो अवस्था होती है वो आपकी कोकून की अवस्था होती है। ठीक। क्या होती है? कोकून की अवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? कोकून हो गया। बट आप वो क्रम ध्यान रखिएगा जो क्रम अभी आपने पढ़ा। बाकी आपसे जब भी यहाँ पर कीड़ों को किस अवस्था में मारकर तंतु प्राप्त करते हैं तो कोकून आप ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ओक या बबूल के वृक्ष पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त रेशम को कहा जाता है? अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था। क्या उसे हम टसर रेशम कहते हैं, अरंडी रेशम यानी कि एरी रेशम कहते हैं, या फिर मूंगा रेशम कहते हैं, या हम उसे उत्पादित रेशम कहते हैं? वैसे आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं टसर, एरी और मूंगा की, तो ये तीनों के तीनों आपके स्वनिर्मित रेशम के अंतर्गत आते हैं। ये स्वनिर्मित होते हैं। उत्पादित आपका अलग होता है। दो ही प्रकार के होते ही हैं, एक स्वनिर्मित और एक उत्पादित होता है। तो उत्पादित आपका अलग है, स्वनिर्मित में ये तीनों आते हैं। अब आपको बताना है कि ओक या बबूल के वृक्ष पर पलने वाले कीड़े कौन से हैं? तो जब हम बात करेंगे ओक या बबूल के, तो ये आपके टसर रेशम आता है। एरी आपने अभी देखा ही था कि अरंडी के पेड़ पर पलने वाले को हम एरी रेशम कहते हैं। मूंगा रेशम किसको कहते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22।
कोकून के उत्पादन को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यही सेम क्वेश्चन कि रेशम के कीड़े को पालने की जब बड़ी प्रक्रिया, यानी कि जब हम व्यावसायिक स्तर पर रेशम का उत्पादन करते हैं, तो वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? या रेशम पालन के जो रेशम के कीड़े हैं, उनको पालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, आंसर आपका एक ही होगा, क्या? सेरीकल्चर। यानी कि कोकून के उत्पादन को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक स्वस्थ लार्वा की लंबाई लगभग होती है। एक हम स्वस्थ लार्वा की बात करते हैं, तो उसकी लंबाई कितनी होती है? 2 इंच होती है, 8 इंच होती है, 15 इंच होती है या फिर 20 इंच होती है? तो एक स्वस्थ लार्वा की जो लंबाई होती है वो 8 इंच होती है। आप सोचिए, 8 इंच का लार्वा है, उससे आप कितना रेशम प्राप्त कर लेंगे? इसीलिए तो जब हमें 1 मीटर रेशम का वस्त्र बनाना होता है, तो लगभग 3000 कोकून को हमें मारना पड़ता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कीड़े के मुंह के जबड़े से छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि कीड़े के मुंह के जबड़े के पास 2 छिद्र होते हैं, जिसे कहा जाता है केंद्रक कहते हैं, छिद्र कहते हैं, स्पिनरेट कहते हैं या फिर कैन कहते हैं। तो आपको पता होगा ना कि जो ये उसके मुंह के पास जो 2 छिद्र होते हैं, जिसको वो अपना सर हिलाता रहता है और जो लसलसा पदार्थ निकलता है वो उसके शरीर पर लपेटता रहता है, जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है, उसे हम स्पिनरेट कहते हैं। और जब हम अपने कृत्रिम वस्त्रों को बनाते हैं, तब उसके लिए हम ये स्पिनरेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पिनरेट का इस्तेमाल करते हैं, उसी से अपना महीन धागा निकालते हैं। महीन, मोटा जैसा भी हमें चाहिए होगा, उसी प्रकार के हम इसका स्पिनरेट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जो कि आप सभी ने देखा होगा। क्या? आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घरों पर पहले क्या होती थी, सेवइयाँ बनती थी। एक मशीन हुआ करता था, उसमें कई प्रकार की प्लेटें आती थी। अरे वो सब छोड़िए, आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले ऐसे ही एक छोटी-सी मशीन आती थी, वो नमकीन बनाने वाली, जिसमें हम बेसन को थोड़ा-सा कड़ा करके उसी में रख देते थे। उसके बाद उसको दाबते थे, तो लंबा-लंबा, पतला-पतला निकलता था। कई प्रकार की प्लेटें हुआ करती थी। बस वैसे ही आपका स्पिनरेट भी होता है, तो उसमें हम सारे घोल को मिलाकर उसी स्पिनरेट में डाल देते हैं और हमारा रेशा निकल जाता है। जितनी लंबाई का चाहिए हो, जितनी मोटाई का चाहिए हो, उसी प्रकार से हम अपनी इच्छा अनुसार, जैसे हमें वस्त्र बनाना होता है, वैसे हम निकाल लेते हैं। ठीक? और इसी इसी स्पिनरेट से हम अपने मतलब जो मोटाई होती है, वो स्पिनरेट के व्यास पर निर्भर करती है, जो स्पिनरेट का छिद्र होता है उस पर। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। कोकून का रंग होता है कैसा? सफेद होता है, पीले से ग्रे होता है, दोनों कलर के होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम कोकून के रंग की बात करते हैं ना, तो ये आपको दोनों रंग के मिल जाते हैं, मतलब सफ़ेद भी मिल जाएँगे या आपके पीले से होकर ग्रे भी आपको मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चीन में होने वाले कोकून का रंग होता है, जैसे आपने कपास अलग-अलग जगहों का अलग-अलग प्रकार का पढ़ा था, लिनन के भी बारे में भी आपने पढ़ा था, वैसे ही जो आपका कोकून होता है, ये चीन में या अलग-अलग जगहों पर थोड़ा अलग-अलग कलर का होता है। तो जो चीन में होने वाला कोकून है, उसका रंग काला, पीला, सफ़ेद, ग्रे कैसा होता है? तो ध्यान रखेंगे, सफ़ेद रंग का कोकून आपको देखने को मिलेगा कहाँ का? चीन वाला। और चीन इसका जन्मदाता देश है। इसकी देवी जो है, रेशम की देवी शीलिंगची हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो इटली में पाया जाने वाला कोकून है, वो किस रंग का होता है? अभी आपने देखा चीन का, अब आप बताइए कि इटली में जो कोकून आपको पाया जाता है, उसका रंग कैसा होता है? काला होगा, पीला होगा, नीला होगा, सफ़ेद होगा। तो हमें पता है कि जब हम इटली की बात करेंगे, तो इटली में जो कोकून पाया जाता है, वो
पीले रंग का पाया जाता है, भले ही चीन में सफेद रंग का पाया जाता हो। अलग-अलग जगहों के कोकून का जो रंग होता है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कच्चे रेशम में कितना प्रतिशत फाइब्रिन पाया जाता है? कच्चा रेशम जो होता है उसमें आपको कितना प्रतिशत फाइब्रिन देखने को मिलता है? 50%, 80%, 90% या फिर 95%? तो जब हम कच्चे रेशम की बात करते हैं तो कच्चे रेशम में लगभग आपको 80% तक फाइब्रिन देखने को मिलता है। कितना? 80%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। रेशम में पाया जाने वाला प्रोटीन है। रेशम में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? केसीन है, केराटिन है, फाइब्रिन है या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है ना कि केसीन कहाँ पाया जाता है? केसीन प्रोटीन आपके जो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम केसीन प्रोटीन कहते हैं। केसीन प्रोटीन वही होता है जो आप पनीर खाते हैं। ये एक आपका अघुलनशील प्रोटीन होता है। ज़रा हमें ये बताइए कि जब हमने दूध का टॉपिक किया था, अभी हाल-फिलहाल में जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था, उसमें हमने आपको बताया था दूध में पाए जाने वाले घुलनशील और अघुलनशील प्रोटीन। घुलनशील में हमने 3 देखे थे। ज़रा उन तीनों के नाम एक बार बताइएगा और जो अघुलनशील था उसमें हमने प्रोटीन केसीन देखा था। बात करें अगर हम केराटिन प्रोटीन की तो आपके बाल, नाखून, जैसे आपके बाल नाखून हैं वैसे आपके ये जो जानवर हैं उनके बाल और नाखून होते हैं। तो बालों और नाखूनों में हमारी त्वचा में ये सब क्या पाए जाते हैं? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं रेशम की तो रेशम में पाया जाने वाला फाइब्रिन प्रोटीन होता है जो कि अभी-अभी आपने ऊपर देखा था कि कच्चे रेशम में आपको 80% तक क्या देखने को मिलता है? फाइब्रिन देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर। रेशम में पाया जाने वाला गोंद है। रेशम में पाया जाने वाला गोंद कैसा गोंद है? क्या ये गोंद है, सेरेसिन है, पैक्टिन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रेशम में पाया जाने वाला कौन-सा गोंद है? सेरेसिन गोंद है। इसी गोंद को हटाने के लिए हम कौन-सी प्रक्रिया करते हैं? तो इसी गोंद को हटाने के लिए हम डिगमिंग प्रोसेस करते हैं और जब हम डिगमिंग प्रोसेस करते हैं, तो रेशम के भार में कमी आती है। जब रेशम के भार में कमी आती है, तो इसके भार को बढ़ाने के लिए कौन-सी प्रक्रिया करते हैं? तो इसके भार को बढ़ाने के लिए हम वेटिंग प्रक्रिया करते हैं, जो कि आपको रेशम में ही देखने को मिलेगा और आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी हो किसी में वेटिंग प्रोसेस आपने नहीं देखा होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कच्चे रेशम में कितना प्रतिशत गोंद पाया जाता है यानी कि सेरेसिन पाया जाता है? 10, 20, 35, 40। तो जब आपने कच्चे रेशम में अभी प्रोटीन की बात की थी, फाइब्रिन की बात की थी, तो वो कितना प्रतिशत था? वो आपका 80% था। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? कच्चे रेशम में सेरेसिन की, तो ये आपका 20% पाया जाता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कोकून का बाहरी भाग कैसा होता है? मोटा होगा, कड़ा होगा, टूटा हुआ होगा या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे जब हम कोकून के ऊपरी भाग की बात करते हैं तो ऊपरी भाग आपका मोटा होता है, कड़ा होता है, टूटा हुआ होता है। अर्थात ये सभी होते हैं या सभी विशेषताएं होती हैं, ये आपका लपेटने के काम में नहीं आता है। ठीक, जो ऊपर का रेशा होता है या कोकून का जो ऊपरी भाग होता है, ये मोटा होगा, कड़ा होगा, टूटा हुआ होगा, ये लपेटने के काम में नहीं आता है। हम इसको लपेटते नहीं हैं, रीलिंग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। रेशम के धागे से गोंद हटाने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? थ्रोइंग कहलाती है, ट्विस्टिंग कहलाती है, डिगमिंग कहलाती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी आपने देखा ना कि गोंद हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम डिगमिंग प्रोसेस कहते हैं और इसी डिगमिंग प्रोसेस में हमारे रेशम का वेट जो है वो कम हो जाता है। इसके वेट को बढ़ाने के लिए हमें वेटिंग प्रोसेस करना होता है, अर्थात भारण प्रक्रिया हमें करनी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34।
गोंद हटाने के बाद रेशम का तंतु किस रंग का दिखाई देता है? जब गोंद लगा है अलग कलर का होगा, लेकिन जब गोंद आप हटा देते हैं तो किस रंग का दिखाई देता है? सफेद से ग्रे, पीला सफेद, नीला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम गोंद हटा देते हैं, तो गोंद को हटाने के बाद जो रेशम का तंतु दिखाई देता है, वो आपको पीला से सफेद यानी कि पीला सफेद दिखाई देता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भले ही ना गया हो, लेकिन जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपकी नज़रों से ये सारी चीज़ें जाती हैं, तो एक बार उन्हें देख लेने में क्या ही नुकसान है, हमें उन्हें देख लेना चाहिए। कब कौन-सी लाइन उठकर आपके नज़रों के सामने आ जाए, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें तैयार रहना है। मतलब हर एक तरह से हर एक अपने पूरे बुक को छान मारना है, जितना भी क्वेश्चन बन सके हमें उसे निकाल लेना है, ठीक? चलिए, और ये जो आप छोटे-छोटे बिंदु देख रहे हैं ना कि रंग कैसा होता है, फला जगह का कोकून कैसा होता है, फला जगह का कोकून कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आपने थ्योरी की क्लासेस में नहीं पढ़ी हैं। तो चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, आई थिंक हमने 3 क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जब हम गोंद को हटाते हैं, गोंद हटाने की प्रक्रिया में रेशम का वज़न जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है। कितना प्रतिशत घटता है ये बताइए? 10%, 25%, 50% या फिर 75%? तो जब हम डिगमिंग प्रोसेस करते हैं, तो डिगमिंग प्रोसेस में ये 25% तक इसका वज़न जो होता है वो कम हो जाता है। 25% अगर वज़न कम हो रहा है, तो इसको बढ़ाना भी पड़ेगा, ठीक? तो बढ़ाने के लिए वही हम क्या करते हैं, हम करते हैं वेटिंग प्रोसेस। अच्छा, एक और बताइए कि जब हम खैर जाने दीजिए, ये तो हम जब रेयॉन का टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। प्रत्येक कोकून के प्रारंभ और अंत में बनने वाला मोटा और असमान रेशम का तंतु कहलाता है। जैसे जो ये आपका कोकून हुआ, कोकून के हर एक कोकून के प्रारंभ में और अंत में जो बनने वाला मोटा और असमान रेशा होता है, वो क्या कहलाता है? फ्लॉस कहलाता है, फ्रिशन कहलाता है, स्क्रेप कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, जो कोकून हमारा होता है, कोकून जो होता है प्रत्येक कोकून के अंत और प्रारंभ में जो बनने वाला कैसा रेशा कैसा बनता है, तो क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे, मोटा और असमान रेशा बनता है। इस मोटे और असमान रेशे को हम कहते क्या हैं? तो हम इसे कहते हैं फ्रिशन। क्या कहते हैं? फ्रिशन कहते हैं। नोट डाउन करिएगा, ये क्वेश्चन हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया था, ठीक? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फ्लॉस क्या है, स्क्रैप क्या है? टेंशन नहीं लेना है, आगे क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। रील में लपेटने की क्रिया, बटाई की क्रिया और इसी प्रकार की अन्य मशीन की क्रिया से प्राप्त होने वाला जो व्यर्थ रेशा होता है, वो क्या कहा जाता है? अच्छा, जो रेशम के व्यर्थ रेशे होते हैं ना, ये व्यर्थ का मतलब व्यर्थ नहीं जाते हैं। ये भी आपके बहुत अच्छे रेशे होते हैं। मतलब कि अब जैसे हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो उच्च कोटि का रेशा है, निम्न कोटि का रेशा है, वो अच्छा होता है, दोनों बराबर होते हैं, नहीं। लेकिन ये समझिए, अच्छा आप ऐसे समझिए, जो आप और हम हमारे घरों पर जो हम और आप ऊनी कपड़े पहनते हैं, ये निम्न कोटि के जो ऊन बचते हैं, जो निम्न कोटि के बाल होते हैं, उनसे बनाए जाते हैं। तो आप सोच कर देखिए, जो उच्च कोटि का रेशा होगा, वो कैसा होगा? सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। जो आपके व्यर्थ रेशे हैं, वो व्यर्थ हैं क्योंकि वहाँ पर और अच्छे हैं। बाकी ये व्यर्थ नहीं होते हैं, इनका एक टुकड़ा भी बेकार नहीं जाता है। ये महँगे होते हैं, ठीक? तो जब हम बात करते हैं रील में लपेटने की क्रिया, जैसे रील में लपेटने की क्रिया हो रही है, बटाई की क्रिया हो रही है, या इसी तरह के जो अन्य आपके मशीनरी प्रोसेस हो रहे हैं, उससे जो बचने वाला व्यर्थ रेशा होता है, वो क्या कहलाता है? जैसे आपने देखा होगा, जब आप सिलाई करते हैं, सिलाई के दौरान आप छोटे-छोटे कतरन निकालते हैं, तो हम उन्हें फेंक देते हैं, बेकार होते हैं, व्यर्थ कहते हैं ना? लेकिन जो रेशम के रेशों से प्राप्त होता है, ऐसे व्यर्थ रेशा, वो व्यर्थ नहीं जाता है। उसे क्या कहते हैं? फ्लॉस कहते हैं,
फ्रिशन कहते हैं, स्क्रैप कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी-अभी आपने फ्रिशन के बारे में पढ़ा था, इसे कहते क्या हैं? स्क्रैप कहते हैं। तो फ्रिशन, स्क्रैप दोनों आपको समझ में आया? बढ़ते हैं तीसरे फ्लॉस की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। रील पर लपेटने से पूर्व कोकून पर ब्रश करने की क्रिया से जो प्राप्त रेशे होते हैं क्या कहलाते हैं? जैसे जब आप रील पर लपेट रहे हैं, उससे पहले आप कोकून पर ब्रश मारते हैं। तो ब्रश करने की प्रक्रिया में जो आपको व्यर्थ रेशे प्राप्त होते हैं या जो रेशे आपको उनसे प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो अभी-अभी हमने देखा था, तीन दोनों के बारे में समझा था, बचा क्या आपका? बचा आपका फ्लॉस। तो हम उसको क्या कहते हैं? फ्लॉस के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे और तीनों ही पॉइंट आपके नए थे। 3 ही पॉइंट नहीं, आपने देखा होगा काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो कि नए मिले हैं। हमने थ्योरी की क्लासेस में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया है। जब हम थ्योरी की क्लास लेते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, छोटे-छोटे बिंदु होते हैं जो कि छूट जाते हैं, तो उन्हीं को कवर अप करने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं और ये भी देखते हैं कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, वहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक? चलिए, तो उम्मीद है कि आपने तीनों पॉइंट को नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कहा जा रहा है, 2 रेशम के कीड़ों द्वारा एकदम पास चिपक कर कोकून बनने के परिणाम स्वरूप जो उत्पादित होता है, उसे क्या कहते हैं? टूटा हुआ रेशम कहते हैं, टूटा हुआ कोकून कहते हैं, दोहरा कोकून कहते हैं, कटा हुआ कोकून कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं 2 रेशम के कीड़ों के आपस में चिपक कर कोकून बनने के परिणाम स्वरूप जो आपको उत्पादित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम दोहरा कोकून कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक? अभी जो आपके और ऑप्शन हैं वो आगे मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है, निम्न श्रेणी के कम लंबाई वाले रेशम के फिलामेंट जो कि व्यर्थ पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कटा हुआ रेशम, टूटा हुआ कोकून, दोहरा रेशम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम रेशम की बात कर रहे हैं निम्न कोटि के, जो लपेटा हुआ रेशम होता है वो आपका उच्च कोटि का, उत्कृष्ट कोटि का होता है, लेकिन जो निम्न कम लंबाई वाले रेशम होते हैं, उनके व्यर्थ प्राप्त जो आपको व्यर्थ पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसे हम कटा हुआ रेशम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो लपेटा हुआ रेशम होता है वो आपका अच्छा रेशम होता है, जो कटा रेशम होता है वो आपका निम्न श्रेणी का रेशम होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गोंद निकालने की प्रक्रिया में रेशम का भार कम हो जाता है, उसके भार को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? आई थिंक मैंने आपको इतनी बार बता दिया, अब तो आपके दिमाग में एकदम से बैठ गया होगा, आपने तुरंत आंसर दिया होगा वेटिंग। ठीक, हम वेटिंग प्रोसेस करते हैं जिसे हम भारण प्रक्रिया कहते हैं। ये भारण प्रक्रिया क्या होता है? तो भारण प्रक्रिया जो होता है ये रेशम के भार को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम रेशम पर ही करते हैं, क्योंकि आपने कपास पढ़ा, जूट पढ़ा, लिनन पढ़ा, इन सब पे हम नहीं करते हैं और ना ही जो हम कृत्रिम जगत के रेशे बनाते हैं, उन पर ही करते हैं। तो वेटिंग आपको इसी में पढ़ने को मिलता है। सॉर्टिंग की बात करें, थ्रोइंग तो आपको अभी आगे मिलेगा। सॉर्टिंग यानी कि जब हम कोकून की छँटाई करते हैं और रीलिंग जो आप रीलिंग करते हैं यानी कि लपेटने की प्रक्रिया करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। रेशम के वस्त्र में चिकनापन लाने के लिए कौन सी परिचर्या की जाती है? सिजिंग की जाती है, ब्लीचिंग की जाती है, कॉर्डिंग की जाती है या फिर कॉम्बिंग की जाती है? तो अगर आपने किसी का भी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा ये टर्म क्या-क्या हैं।
तो जब हम बात करते हैं रेशम के वस्त्र को चिकनापन लाने के लिए, तो उसके लिए हम सीजिंग प्रक्रिया करते हैं, जबकि आपको पता है कि ब्लीचिंग क्या करते हैं? ब्लीचिंग हम अपने वस्त्रों में सफ़ेदी लाने के लिए करते हैं, दाग धब्बे भी छुड़ाते हैं। तो हम अपने वस्त्रों पर सफ़ेदी लाने के लिए ब्लीचिंग करते हैं। कार्डिंग का मतलब होता है धुनाई करना और कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना, यानी कि रेशों को समानांतर करना। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ऐसे रेशम के कीड़े जो कि कीड़े की जंगली प्रजाति के होते हैं, उनका वानस्पतिक नाम होता है। उनका वानस्पतिक नाम क्या होता है? क्या वो एंथरा परनी है, बॉम्बेक्स मोरी है, एंथीरिया माइलिट्टा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन को एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे रेशम के कीड़े जो कि कीड़े की जंगली प्रजाति के होते हैं, उनका वानस्पतिक नाम आपको बताना है। तो उनका वानस्पतिक नाम क्या होता है? एंथीरिया माइलिट्टा होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमने अपने क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ओक की पत्तियों पर पाए जाने वाला टेनिन जंगली रेशम को कौन सा रंग प्रदान करता है? सबसे पहले आप ध्यान ये रखेंगे कि ओक की पत्तियों में क्या पाया जाता है? टैनिन पाया जाता है, जो कि आपके जो रेशम होता है, यानी कि जंगली रेशम होता है, उसको कौन सा रंग देता है? काला रंग देता है, नीला रंग देता है, भूरा रंग देता है, या फिर पीला रंग देता है? तो ये भूरा रंग होता है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगर घुमाए और ये पूछे कि जंगली रेशम में ओक की पत्तियों पर पलने वाले जंगली रेशम में भूरा रंग प्रदान करने का कारण क्या होता है? तो वो होता है आपका टैनिन। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। ध्यान रखिएगा, अभी आपके सिल्क के पूरे क्वेश्चन समाप्त नहीं हुए हैं। आई थिंक 10-15 क्वेश्चन और होंगे, उनको हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक? और साथ ही साथ वुल का टॉपिक पढ़कर आइएगा, हम वुल को भी डिस्कस करने वाले हैं। थ्रोइंग प्रक्रिया है। आपने अभी थोड़ी देर पहले शायद 3-4 क्वेश्चन पहले थ्रोइंग नाम सुना था। थ्रोइंग प्रक्रिया क्या है? लपेटे हुए रेशम को रेशम के धागे में परिवर्तित करने के लिए बटाई प्रक्रिया है, गोंद हटाने की प्रक्रिया है, फिलामेंट जोड़ने की प्रक्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? गोंद हटाने की प्रक्रिया आपने देखी, डिगमिंग प्रोसेस है, ये तो अलग ही है। जब हम बात करते हैं थ्रोइंग की ना, तो ये होता है कि लपेटे हुए रेशम को रेशम के धागे में परिवर्तित करने के लिए बटाई प्रक्रिया जो होती है, उसी को हम थ्रोइंग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक? तो ये थे आज के आपके 45 क्वेश्चन। अभी आपके यहाँ से 10-12 क्वेश्चन कम से कम बनेंगे, तो हम उनको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ-साथ आप वुल का भी टॉपिक पढ़कर आइएगा, क्योंकि वुल का टॉपिक भी आपका 1 दिनों में समाप्त होने वाला नहीं है, उसको भी हमें 2 दिन में करना पड़ेगा। बट आप साथ ही साथ, जैसे आज हमने आपको बताया कि वुल का टॉपिक पढ़कर आइएगा, तो आप साथ ही साथ 1-2 क्लास और भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना बोला गया है बस उतना ही पढ़ें। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप देखेंगे, चीज़ें आपके दिमाग में उतना ही बैठेंगी। आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अदरवाइज़ होता क्या है कि हमने पढ़ तो रखा है, हमने रिवीजन नहीं किया, हमने प्रैक्टिस नहीं लगाया, तो जब ऑप्शन हमारे सामने आते हैं तो वो खिचड़ी बन जाते हैं। मतलब हमें समझ ही नहीं आता है कि क्वेश्चन का आंसर कौन-सा होगा। जैसे अगर अभी आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का मोनो और डाई फॉर्म में अगर आपको 6 एक साथ आपको दे दिए जाएँ और आपसे पूछा जाए, तो डेफ़िनेटली 100 में से ऐसे कम से कम 60 बच्चे ऐसे होंगे जो कि गलत कर जाएँगे। ठीक? 60 बच्चे ऐसे होंगे जो कि गलत कर जाएँगे, और गलत कौन करेगा? जिसने प्रैक्टिस कम की होगी। ठीक? चलिए, तो प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके सामने 4 बार आप एक चीज़ को सुनते हैं बार-बार, तो चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाती हैं, और याद करने का कोई और तरीका नहीं होता है कि आप बैठे और जैसे हम बचपन में क्या करते थे,
हम बचपन में कॉपी लेते थे और उसके बाद एक लाइन को 10 बार पढ़ते थे, झूमते थे, पढ़ते थे, झूमते थे, पढ़ते थे, मतलब रट्टा मारते थे। लेकिन अब वैसा रट्टा मारने जैसा नहीं है। अब आपको चीज़ें कैसे याद होंगी? आप बार-बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी, रट्टा मारने से नहीं याद होंगी। कितना रट्टा मारेंगे भाई? आपके पास 5-5 बुक है, आप कितना रट्टा मार लेंगे? और एक अगर आप देखें एक ब्रांच से आप नॉर्मली कोई भी बच्चा हो एक ब्रांच से हज़ारों क्वेश्चन वो आराम से निकाल सकता है, ठीक? तो चीज़ें आपको बार-बार पढ़नी होंगी, रिवाइज़ करनी होंगी तब जाकर चीज़ें आपको याद रहेंगी, अदरवाइज़ खिचड़ी बनने में देर नहीं लगेगा, खिचड़ी बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जो क्वेश्चन आपको नए मिले हैं आपने उन्हें नोट डाउन किया होगा और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बिल्कुल नए थे। तो आपने उन्हें नोट डाउन ज़रूर किया होगा। एक बार आपने अगर देख लिया तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना होगा तब चीज़ें आपको याद रह पाएँगी, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आप वहाँ से हर दिन 5 पीएम पर आपकी क्विज़ होती है, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। बाकी यहाँ तो हम हर दिन प्रैक्टिस करते ही करते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए और क्या रिवीजन करिए, बार-बार करिए, कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट ज़रूर ले लीजिए, ठीक? चलिए फिर बाय-बाय, टेक केयर।